Hello everyone. In the previous classes, we have studied different type of concept, and first of all, I am going to recall what we have studied in the last classes. In the last classes, we have calculated the height of the mirror to see the full image of an object, या simply कह सकते हैं a person, and the result is equals to h by 2. In the second case, there is a wall and a person which is in between the wall and mirror, and to see the full image of the wall in front of the mirror by a person, the height of the mirror is equals to h by 3, and that is calculated by the symmetry, और simply कह सकते हैं कि similar triangle property के हेल्प से हमने यह कैलकुलेट किया था कि जो हमारी हाइट ऑफ द मिरर कितनी होनी चाहिए, h by 3 होनी चाहिए। उसके बाद हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट देखा। जनरल कॉन्सेप्ट को देखने के बाद वहां से रिजल्ट क्या आया था, तो जनरल कॉन्सेप्ट को देखने के बाद रिजल्ट आया कि हमने देखा कि क्या होना चाहिए कि हमें निकालना है हाइट ऑफ द मिरर। तो हम करेंगे क्या कि हाइट ऑफ द वॉल इक्वल्स टू हाइट ऑफ द मिरर इनटू, फिर क्या करते हैं पर्सन का डिस्टेंस इमेज से बाई पर्सन का डिस्टेंस मिरर से। अगर ये छोटी सी ट्रिक आपको पता है तो आपको ये रिजल्ट पता हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमने एक छोटा सा हेडिंग डाला था कि फील्ड ऑफ व्यू किसे कहते हैं। और देखिए फील्ड ऑफ व्यू को लोकल हम क्या समझ सकते हैं, जैसे इस रूम के कुछ बॉडी को अगर हम देखना चाहते हैं तो हम अपने इन फ्रंट ऑफ जितनी वस्तुएं हैं, जैसे देख सकते हो हम यहाँ से देखना शुरू करेंगे तो एक सर्टेन एरिया की ही वस्तु को देख पाएंगे कि हमारे जो पीछे कोई बॉडी है उसे हम देख नहीं पाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा फील्ड ऑफ व्यू मतलब हमारा देखने का जो क्षेत्र है यही रीजन है। ठीक है, कुछ एंगल में होगा। उसी तरह से क्या होता है कि माना जाता है कि यदि किसी मिरर के सामने, इफ देयर इज ए मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है, ये भी मान लेते हैं कि ये भी इज एन ऑब्जेक्ट, और देखिए यहाँ कोई पर्सन है। ओके, तो इस AB से कुछ न कुछ क्या होगी, इसके देखिए यहाँ से आपतित किरण आई, प्रवर्तित होकर किरण कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। अब देखिए फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है कि आप कितने रीजन में, कितने क्षेत्र में किसी वस्तु के प्रतिबिंब को आप देख पाओगे। जैसा कि यहाँ देखिए, यदि आप देखो यहाँ से प्रवर्तित किरण जा रही है और यह प्रवर्तित किरण कुछ इस तरह से बाहर की तरफ चली जाएगी, यहाँ से बाहर की तरफ चली जाएगी। अब जरा सा सोच सकते हो आप कि यदि पर्सन, देखने वाला पर्सन यहाँ पे हो तो क्या यह कभी इस वस्तु को देख पाएगा, कभी नहीं देख पाएगा। देखिए यदि यह पर्सन इस लाइन के बाहर है, इसका मतलब इसे यह वस्तु कभी नहीं दिख पाएगी। क्यों? क्योंकि वह प्रवर्तित किरण के क्षेत्र में नहीं है। परंतु यदि यह पर्सन इसमें कहीं पे भी हो, इस रीजन में ये जो क्षेत्र बन रही है, यानी दोनों प्रवर्तित किरण के क्षेत्र में कहीं पर होगी, तो वह चांस बनता है कि वह आदमी इस इमेज को देख पाए। बट यही आदमी देखिए पोजीशन अगर 1 बोल देते हैं, 2 बोल देते हैं और 3, यदि यह पर्सन यहाँ पे खड़ा होकर के इस ऑब्जेक्ट को देखना चाहता है तो कभी भी देखिए प्रवर्तित किरण इधर से जा रही है और आदमी कहाँ है, प्रवर्तित किरण का जो क्षेत्र है उससे बाहर, इसका मतलब वह इस वस्तु को कभी भी देख नहीं पाएगा। यानी फील्ड ऑफ व्यू का मतलब यह होता है कि किसी भी दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी तक या कितने क्षेत्र तक देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, हेडिंग डालते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू। अब देखिए फील्ड ऑफ व्यू के लिए हमने क्या किया है कि हमने एक दर्पण लिया है और यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट रखते हैं ओ। अब यहाँ से 2 प्रवर्तित किरण, आप सबसे पहले तो आप आपतित किरण भेज लीजिए। यही आपकी क्या है, दर्पण है, PQ। अब देखिए जरा फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या हो रहा है। तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है कि यदि आपका ऑब्जर्वर, देखने वाला, इस लाइन के बाहर है, यहाँ पे खड़ा है, इसका नाम हम A देते हैं, इसका नाम हमने B दे दिया और इसका नाम हमने C दे दिया। तो आप देख सकते हो कि इस वस्तु से निकलने वाली जो किरण है वो कहाँ तक पाई जाएगी, इस ये दोनों लास्ट वाली लाइन इसी के बीच में। चूंकि यहाँ से 2 ही किरण नहीं निकलेगी, इसके लिए कंफ्यूज ना हो। बहुत लोग सोच रहे हो कि चूंकि सर प्रवर्तित किरण तो आई पे जाने रही तो कहाँ से देख पाएगा, ऐसा नहीं है, इससे 2 ही नहीं निकलेगी। देखिए इससे सबसे लास्ट वाली यहाँ टकराएगी,
और इससे सबसे लास्ट वाली यहाँ टकराएगी। तो यदि लास्ट का रीजन हमने देख लिया, इसी के बीच में यहाँ से बहुत सारी निकलेगी और बहुत सारी परावर्तित किरण पास होगी, कहाँ से, इसी दो लाइन के बीच से, तो कोई ना कोई तो इसके आई पे पहुंचेगी। यदि चांस बनता है कि इस लाइन के बीच में यदि यह पर्सन बी है तो इस वस्तु को देख सकता है, परंतु यदि आदमी ए को देखा जाए, पर्सन ए और पर्सन सी को, तो वो दोनों इस रीजन से बाहर है। जब इस रीजन से बाहर है, इसका मतलब कोई भी परावर्तित किरण इसके आई पे नहीं होने वाली है, ना इसके आई पे होने वाली। इसका मतलब ये दोनों पर्सन कभी भी इस ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फील्ड ऑफ व्यू यानी देखने का जो क्षेत्र है, कहां से कहां के बीच है, तो इस परावर्तित किरण और इस परावर्तित किरण के बीच है। इस परावर्तित किरण के बीच, इन दोनों के बीच आप कहीं भी रहिए, चाहे यहाँ यहाँ कहीं भी, यहाँ कहीं भी। और आप देख रहे हो कि जैसे जैसे दर्पण से दूरी बढ़ती जा रही है, फील्ड ऑफ व्यू यानी देखने का क्षेत्र है, देखने की रीजन क्या होती जा रही है, देखिए बढ़ती जा रही है। यहाँ छोटा है, यहाँ उससे बड़ा है, यहाँ उससे बड़ा है। यानी एक चीज और हम सीखते जा रहे हैं कि फील्ड ऑफ व्यू दर्पण से जैसे जैसे दूर जाते हैं बढ़ता जाता है। दूसरा, फील्ड ऑफ व्यू किसे कहते हैं, तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी तक हमें दिख पा रहा है या कितने क्षेत्र में दिख पा रहा है, इसी को हम फील्ड ऑफ व्यू कहते हैं। अब चलिए इसको एक और फिगर से समझ लेते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू में क्या करना है। जैसे देखिए यहाँ पर मानते हैं प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट इस बार यहाँ है। अब देखिए इससे बहुत सारी लाइन निकलेगी या इससे बहुत सारी लाइन निकलेगी, बट हम सबसे लास्ट वाले लाइन को देख लेते हैं कि सबसे लास्ट वाली लाइन क्या करेगी। तो सबसे लास्ट वाली जो लाइन है, देखिए यहाँ से बहुत सारी लाइन निकलेगी। जो सबसे लास्ट वाली लाइन को देखेंगे तो यहाँ से परावर्तन होने के बाद यह लाइट ऐसे जाएगी और यह लाइट ऐसे जाएगी, और यही सब जितनी है सब परावर्तन होकर इसी के अंदर आएगी, इसी के अंदर आएगी। इसका मतलब जो सबसे लास्ट वाली और पहले वाली है, ए वाली लाइन और ए वाली लाइन, यदि आप इसके बीच में कहीं पे भी हो, यानी कि देखो अगर इन दोनों लाइन के बीच में हो तो कोई ना कोई तो प्रवर्तित किरण आपके आई पे आएगी। इसका मतलब चांस बनता है कि आप इस ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, इसका इमेज आप देख पाओगे। परंतु यदि आप यहाँ पे खड़े हो, देयर इज नो चांस। यहाँ पे खड़े हो, देयर इज नो चांस। इसका मतलब फील्ड ऑफ व्यू है, कितने क्षेत्र में कोई वस्तु की इमेज या प्रतिबिंब हमें दिख पाएगी। अच्छा, फील्ड ऑफ व्यू का एक और पॉइंट समझ लेते हैं। फील्ड ऑफ व्यू देखिए यहाँ पर इतना ही क्षेत्र है, जैसे जैसे दर्पण से दूरी बढ़ती जाती है, फील्ड ऑफ व्यू का मान भी बढ़ता जाता है। तो एक पॉइंट लिख लेंगे इस फिगर के नीचे, एज द डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर will increases, यानी जैसे जैसे मिरर से डिस्टेंस इंक्रीज करेगी, देन फील्ड ऑफ व्यू विल इंक्रीजेज। फील्ड ऑफ व्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके, अब एक चीज है कि फील्ड ऑफ व्यू को मापा किस में जाता है, यह भी सोचना है कि फील्ड ऑफ व्यू को मापेंगे किस में। तो देखिए फील्ड ऑफ व्यू को लेंथ के रूप में मेजर करते हैं। ओके, तो जरा सा देखते हैं फिर से फिगर बना करके। ये छोटा कॉन्सेप्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे देखिए इसी कॉन्सेप्ट से हम थोड़ा सा चलेंगे 11th के चैप्टर में। यहीं से लाइट से जाएंगे, वेलोसिटी निकालना सीखेंगे, कुछ लिंकअप प्रॉब्लम देखेंगे। यहाँ पे आते हैं, देखिए इस बार हमने ऐसा किया है, ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं, एक लाइन यहाँ गई इंसिडेंट रे, यहाँ गई और ऐसे चली आएगी और ऐसे चली आएगी। इसी को थोड़ा और आगे बढ़ा दीजिए, सही है। अब फील्ड ऑफ व्यू किस में मेजर करते हैं, तो फील्ड ऑफ व्यू को लेंथ में मेजर किया जाता है। फील्ड ऑफ जो व्यू है इज मेजर्ड विथ इन फॉर्म ऑफ लेंथ, मेजर्ड इन फॉर्म ऑफ लेंथ, यानी लंबाई के रूप में मेजर करते हैं। अब कैसे, तो देखिए आपसे पूछा जाएगा कि बताइए दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर फील्ड ऑफ व्यू कितना है, तो मानेंगे कि हम मान लेते हैं यहाँ से दूरी है चलो 8 मीटर। आपसे पूछा गया है 10 मीटर, तो यहाँ से 10 मीटर जाएंगे और 10 मीटर जाने के बाद क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक A से B क्या कहा जाएगा, 10 मीटर की दूरी पर
फील्ड ऑफ व्यू का वैल्यू कितना है, तो ए बी की लंबाई। यदि आपसे कोई पूछे 20 मीटर, तो यहाँ से फिर से कितनी दूरी पर जाएंगे, 20 मीटर पे जाएंगे। अब पुनः यहाँ पर एक लंबवत लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हो गई मानते हैं सी और डी। तो आप देख भी सकते हो कि जैसे जैसे दर्पण से दूरी बढ़ती जा रही है, फील्ड ऑफ व्यू का मान बढ़ता जा रहा है। फील्ड ऑफ व्यू का मान बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे दर्पण से दूरी बढ़ेगी फील्ड ऑफ व्यू का मान बढ़ता जा रहा है। चलिए एक चीज और ध्यान देंगे आप कि फील्ड ऑफ व्यू किसे मेजर करते हैं, लेंथ है। मतलब देखिए यहाँ पे लंबाई कम, यहाँ पे लंबाई ज्यादा है, लेकिन फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता जाता है। और आपको निकालना क्या रहेगा किसी भी क्वेश्चन में, इसी लंबाई को निकालना रहेगा। अच्छा, तो हम क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। वहां से सबसे पहले हम फील्ड ऑफ व्यू मतलब लंबाई निकालेंगे। और देखो आपसे क्या पूछा जाता है इस क्वेश्चन में। जैसे लंबाई तो निकाल लेंगे क्योंकि आसान है, पर देखिए आपसे पूछा यह जाएगा कि बताइए कितने समय तक कोई वस्तु की प्रतिबिंब दर्पण के सामने देखी जाएगी यदि कोई बच्चा या कोई भी व्यक्ति, देखिए यह लाइन है, मानते हैं कि इस पर एक पर्सन दौड़ रहा है ऊपर की तरफ v वेलोसिटी से, या इसी पर मान लेते हैं कि कितने स्पीड से दौड़ रहा है, v वेलोसिटी से। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कितने समय तक उस व्यक्ति को दर्पण में प्रतिबिंब दिखेगा। अब देखो आपसे पूछा जा रहा है टाइम, कितने समय तक, और आपको दिया क्या है, वेलोसिटी। तो देखो टाइम क्या है, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम निकालना है, वेलोसिटी दिया है, डिस्टेंस यानी कि फील्ड ऑफ व्यू निकालो। यानी फील्ड ऑफ व्यू का वैल्यू यानी ए बी बटा वेलोसिटी रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यदि आदमी इस लाइन पे दौड़ता है तो कितने समय तक इमेज उसे दिखेगी। उसी तरह से इस लाइन पे दौड़ेगा तो कितने समय तक दिखेगी। चलिए एक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं। ऐसे इसमें हम 3 प्रॉब्लम आपको करने वाले हैं जिससे आपके किसी भी प्रकार के डाउट ना बचे। और इस छोटे से कॉन्सेप्ट के बाद अगले लेक्चर में आपको वेलोसिटी ऑफ इमेज के बारे में बताया जाएगा। पुनः उसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको नंबर ऑफ इमेज का कॉन्सेप्ट बताया जाएगा कि 2 मिरर के बीच कितने नंबर ऑफ इमेज बन सकते हैं, उसके बीच यदि एंगल इतना है क्या नहीं है। देखिए वहां पे हम रटने वाला मेथड का यूज नहीं करेंगे, आपको एक बहुत स्मार्ट, बहुत सुंदर सा मेथड बताया जाएगा जिसके व्यू पे आप किसी भी प्रॉब्लम को किसी भी एंगल पर अगर 2 मिरर है तो आसानी से बता सकते हैं उनके बीच कितनी इमेज बनेगी। बट वहां पहुंचने में भी 2 लेक्चर लगेंगे। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक दर्पण है, यहां से x मीटर की दूरी पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, इसकी टोटल ऊंचाई मानते हैं कि h है। ओके, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस मिरर से 2x मीटर की दूरी पर, इस मिरर से कितने मीटर की दूरी, 2x मीटर की दूरी पर, 2x मीटर की दूरी पर फील्ड ऑफ व्यू का वैल्यू कितना होगा। तो जरा से यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले तो हमको क्या करना चाहिए, रे डायग्राम बनाना चाहिए। तुरंत यहाँ से हम रे डायग्राम बनाएंगे और हमेशा लास्ट रे का बनाइए। क्यों, क्योंकि इसके बाहर में प्रवर्तन या रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसके बाहर में भी नहीं होगा। तुरंत मेरी रे यहाँ से यहाँ चली जाएगी और रे यहाँ से यहाँ चली जाएगी। अब आपको कितने मीटर, 2x मीटर। तो चलिए 2x मीटर पर हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, जैसे ही हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी, अब देखिए जरा सा थोड़ा सा इसको हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये टोटल हाइट मानते हैं PQ है और टोटल हाइट दर्पण की h है, इसका मतलब ये बचा हुआ है h/2 और नीचे वाला भी क्या होगा, h/2। और ये दूरी क्या माने हैं, x। P, तो इस ट्रायंगल में हमने देखा PQS में यह डिस्टेंस है x, यह डिस्टेंस है h/2 और h/2। फिर हमने क्या देखा, देखिए ये है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये रिफ्लेक्टेड रे कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे, तो हम करेंगे क्या, इसको बैक आउट करेंगे, पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए जरा पीछे की तरफ ले चलेंगे और इसको ही पीछे की तरफ ले चलेंगे, कट जाएगी यहाँ पे। यानी कि यह हमारी यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। और आपको पता है कि प्लेन मिरर में जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होती है उतनी डिस्टेंस पे इमेज होती है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, वह भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ओके, इसी लाइन को, इस पॉइंट को ऊपर ले देते हैं और इसको ऊपर आगे की तरफ कर लेते हैं। अब देखिए क्या करना है, चूंकि हमें पता करना है कि फील्ड ऑफ व्यू मतलब यह लंबाई कितनी है, इसका नाम दे दीजिए A और B। ओके, चलिए अब क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ा आगे की तरफ ड्रॉ कर लेते हैं।
अब आपको देखिए क्या क्या मिलने वाला है। ये ए, इसका नाम दे दीजिए सी। अब देखिए आपके पास फिर से दो ट्रायंगल है, एक बड़ी वाली ट्रायंगल ए सी और आई। इसको बाहर की तरफ थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, ए सी और आई। और यहाँ पे बीच में देखिए लाइन कौन है, पी और आर। और ये वाली डिस्टेंस कितना है, h/2। ये डिस्टेंस कितना है, h/2। यह डिस्टेंस कितनी है, AC। और जरा सा देखिएगा, R से I के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, x। और देखिए यह C और यह R, यहां से यहां का डिस्टेंस तो कितना दूरी पर है, 2x डिस्टेंस पे है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2x। फिर से समझ लीजिए, ये जो ऊंचाई कितनी है, h/2। यहां से I से R के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, x। और क्या दिया है, देखिए Q से C, या कर सकते हैं R से C के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2x। तो ये सारा यहाँ दे दिए। अब जरा सा देखिए तो एंगल दोनों ट्रायंगल में कॉमन, यह 90 डिग्री तो यह भी 90 डिग्री, तो यह एंगल और यह एंगल आपस में क्या है, इक्वल। इसका मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। जब यह बड़ी वाली ट्रायंगल और ये छोटी वाली ट्रायंगल यदि सिमिलर है, पी आर आई, और यहाँ पे ए सी आई, यह है आपकी देखिए कितना, सी से आई, तो सी से आई के बीच का डिस्टेंस 2x + x, इसका मतलब 3x। तो यह 3x, यह कितना है, x, यह कितना है छोटी वाली हाइट, h/2। यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो सेम होगा। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि AC तो इधर कितना है, h/2 इक्वल्स टू, बड़ी वाली ट्रायंगल का ये साइड कितना है, 3x, तो छोटी वाली का केवल x, नीचे x करें और ये कैंसिल हो गई। तो यहाँ से हमें AC का वैल्यू क्या मिलने जा रहा है, तो देखिए AC का वैल्यू हो जाएगा 3 × h/2। दिस इज AC, यानी AC हमें मिल चुका है, वो कितना है, 3h/2। ओके, उसी तरह से अब क्या करेंगे, नीचे वाले ट्रायंगल के पास चलेंगे। नीचे वाले ट्रायंगल में क्या मिलने वाला है, तो नीचे वाली ट्रायंगल कुछ इस तरह से है। नीचे वाली ट्रायंगल है सी आई, और यहाँ पॉइंट क्या है, बी, और बीच में पॉइंट कौन है, देखिए आर और क्यू। तो दिस इज योर आर एंड दिस इज योर क्यू। ओके क्या, अब देखिए तो फिर से डिस्टेंस कितना है, h/2। यहां से देखिए r से i के बीच का डिस्टेंस, तो r से i के बीच का डिस्टेंस है x, और c से r के बीच का डिस्टेंस यहाँ देखिए 2x। और ये दोनों ट्रायंगल फिर से देखिए, यह 90, यह 90, यह एंगल दोनों में कॉमन, तो यह एंगल और यह एंगल भी इक्वल होगी। इसका मतलब यह बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। जब ट्रायंगल सिमिलर होती है तो साइड का रेशियो इक्वल होता है। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं, ये बड़ी वाली साइड है तो ये छोटी वाली साइड, यानी 3x/x इक्वल्स टू, यह साइड कितना है, CB, तो यह साइड कितना है, h/2। यहाँ से आप क्या निकाल लीजिए, CB, और देखिए यह कैंसिल हो गई, तो यह कितना है, 3h/2। आपको CD मालूम है कितनी, 3h/2। CB मालूम, AC मालूम, आपको निकालना क्या था, फील्ड ऑफ व्यू। और फील्ड ऑफ क्या किस में मेजर करते हैं, लेंथ में, यानी A से B के बीच की दूरी। तो अब हम क्या लिखेंगे, लास्टली फील्ड ऑफ व्यू A से B के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3h/2 + 3h/2, लास्टली कितना बचेगा, 3h। यानी कि AB यानी फील्ड ऑफ व्यू कितना हो गया। फील्ड ऑफ व्यू क्या है कि यदि किसी, देखिए यहां समझते हैं, यदि दर्पण h मीटर की हो तो h मीटर के दर्पण पर यदि x मीटर पर ऑब्जेक्ट हो और 2x मीटर पर यदि हम फील्ड ऑफ व्यू जानना चाहते हैं, तो यहां से 3 मीटर की यानी 3h, अगर ये मानते h है तो इससे 3 हाइट तक की लंबाई में यदि आप मूव करोगे, गति करोगे, तब आप क्या देख सकते हो, इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर आपको दिख पाएगा। यदि आप इस रीजन में हो तब, यदि इसके बाहर हो तो कभी भी आप ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। यानी फील्ड ऑफ व्यू मतलब लंबाई निकालना है, और वो दिया रहेगा कितनी दूरी पे निकालना है। क्यों, क्योंकि दर्पण से जितना लेंथ इंक्रीज करेगा फील्ड ऑफ व्यू का मान भी चेंज करते जाएगा। क्योंकि यहाँ से 2x पे निकाले हो, फिर हो सकता था 3x पे निकाले, तो एक सिंपल प्रयोग में हमने सीखा फील्ड ऑफ व्यू पे। अब इसी में देखिए क्या करेगा, आपसे सेम क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा कि बताइए कितने समय तक, समय का मतलब यदि आपको यह बोल दिया जाए कि इस लाइन पर या फील्ड ऑफ व्यू में वेलोसिटी किसी भी पर्सन की दी हुई है, मान लेते हैं v मीटर पर सेकेंड, ही कुछ भी हो सकता है v मीटर पर सेकेंड।
आपसे पूछा जाएगा कितने समय तक दिखेगा, तो समय, तो अगर स्पीड दी है तो आपको पहले तो डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, डिस्टेंस बटा स्पीड या वेलोसिटी को। ओके, डिस्टेंस मालूम करना मतलब फील्ड ऑफ व्यू मालूम करना। फील्ड ऑफ व्यू आपने निकाल लिया है 3h, और पर्सन की वेलोसिटी कितनी दी है v, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, समय, यानी कि कितने समय तक इस लाइन पर मूव करेंगे या इस फील्ड में मूव करेंगे इस लाइन के अलावा, तब हमारी इस वस्तु की प्रतिबिंब इस लाइन पर मूव करने वाले पर्सन को दिख पाएगी। तो ये हो गया सिंपल प्रॉब्लम फील्ड ऑफ व्यू का। चलिए एक अच्छा सा प्रॉब्लम कर लेते हैं फील्ड ऑफ व्यू पे। देखिए फील्ड ऑफ व्यू पे एक और नेक्स्ट प्रॉब्लम हम क्या करने जा रहे हैं कि जैसे कभी कभी देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, अच्छे से समझिएगा क्योंकि देखिए सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बस समझने, अगर आपको समझ अच्छे से आ रही है तो आपको सारे क्वेश्चन आसान लगेंगे, अदरवाइज आपको लगेगा कि थोड़ा हार्ड है। बट अगर आप रेगुलरली क्लास को देख रहे हो तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए देखिए क्या है, यहाँ पर एक मिरर दी हुई है और आपको बोला जा रहा है कि इसका जो कोऑर्डिनेट, पॉइंट कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट है 4 और 2 और इसका कोऑर्डिनेट है 4 और 8। इसका मतलब कुछ समझ पा रहे हो, दर्पण का एक एंड है 4 और 2 पे रखा, दूसरा एंड है 4 और 8 पर, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं है, पर देखिए वाई कोऑर्डिनेट 2 से हो गई 8, इसका मतलब दर्पण की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर। ओके, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है इस सेंटर पे, कितने पर, 0 0 पे। आपसे पूछा जा रहा है बताइए कि कितनी ऊंचाई का आदमी होना चाहिए कम से कम और अधिक से अधिक ताकि उस वस्तु को देख पाए। ओके, फिर से समझिए, या सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं कि फील्ड ऑफ व्यू निकालो। तो फील्ड ऑफ व्यू निकालने का तो कॉन्सेप्ट अभी हम देख चुके हैं कि लंबाई निकालना है, बट कभी कभी क्वेश्चन चेंज कर देता है फील्ड ऑफ व्यू का ही क्वेश्चन, बट आपसे क्या पूछना कहना चाहेगा कि हमें यह बताया जाए कि सबसे कम ऊंचाई का कितना पर्सन होना चाहिए ताकि वह इमेज देख पाए, और दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि बताइए सबसे अधिक ऊंचाई का पर्सन कितना होना चाहिए ताकि इमेज देख पाए। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले थोड़ा सा एक पॉइंट समझ लेते हैं। देखो यहीं पे लाइन है, मानते हैं लाइट ऐसे गई और ऐसे गई, रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई और ऐसे गई, तुमसे क्या पूछा जा रहा है कितनी कम से कम ऊंचाई का पर्सन। तो यदि यह अर्थ है, ग्राउंड है, तो सबसे कम ऊंचाई का पर्सन इतना ही तो होना चाहिए, क्योंकि यदि इसके नीचे है पर्सन तो चूंकि यह फील्ड से बाहर है, फील्ड से बाहर है तो कभी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। दूसरा अधिक से अधिक ऊंचाई का, तो अधिक से अधिक यानी कि इस ऊंचाई का पर्सन होना चाहिए अधिक से अधिक, क्यों, क्योंकि इससे अधिक बड़ी ऊंचाई का रहेगा तो वह फील्ड से क्या हो गया, बाहर। तो फील्ड से बाहर हो गया इसका मतलब वह कभी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएगा या उसकी इमेज को देख नहीं पाएगा। यानी आपको बस ये पूछना चाह रहा है कि बताइए फील्ड ऑफ व्यू का रेंज कितना है, कहां से कहां तक। तो सबसे छोटा पर्सन कितनी हाइट का होना चाहिए और सबसे बड़ा पर्सन कितनी हाइट का होना चाहिए, उसी हाइट के बीच के आदमी, या आप कह सकते हैं उसी हाइट का जो आदमी होगा उसके बीच का वही इमेज को देख पाएगा, अदरवाइज कोई उस इमेज को देख नहीं पाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो आप क्या करो कि यहां से पहले लाइट रेज भेजो, कोई दिक्कत, इसके बाद ये लाइट रे रिफ्लेक्टेड होकर ऐसे आएगी और ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगी, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे। अब चूंकि देख सकते हो ये लाइट रे कभी एक दूसरे से मीट नहीं करेगी तो इसको बैकअप करेंगे, पीछे की तरफ मूव करेंगे। अब देखिए ये लाइट रे पीछे की तरफ जा रही है, यहाँ पे मीट कर गई। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या बन गई, इमेज बन गई। और क्या ध्यान देना है, देखिए आपने पढ़ा है प्लेन मिरर में जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होती है उतनी ही दूरी पर क्या होना चाहिए, इमेज होना चाहिए। तो देखो जरा, ए वाली कोऑर्डिनेट कितना है 4, ए वाली कोऑर्डिनेट कितना है 2, तो अभी तो हमें नीचे वाली कोऑर्डिनेट से ही मतलब है। हम क्या देख सकते हैं कि देखिए यहाँ से दर्पण से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 4 मीटर, तो इमेज का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 4 मीटर
और ये बची वाली भी डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर। कोई दिक्कत? ओके। अब देखिए सबसे कम ऊंचाई का पर्सन कितना होना चाहिए, तो देखो तो फील्ड ऑफ व्यू का रेंज ये है, अगर आदमी इससे छोटा है तो कभी नहीं देख पाएगा, यदि आदमी इससे बड़ा है तो नहीं देख पाएगा, यानी सबसे छोटा आदमी इतनी ऊंचाई का होना चाहिए, तो इसको बोलेंगे एच मिनिमम। कोई दिक्कत? और सबसे अधिक ऊंचाई का आदमी कितना होना चाहिए, इतना। यदि इससे भी कोई लंबा आदमी है तो कभी भी इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से बने इमेज को देख नहीं पाएगा, तो दिस इज एज मैक्सिमम। और यही दोनों को आपको कैलकुलेट करना है। ऐसा करते हैं, फिर से आपको इसे हम समझा देते हैं, फिर से इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक दर्पण है जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मिरर का 4 to 4 6। यहाँ से क्या सीखने को मिला कि देखिए एक्स में कोई चेंज नहीं है बट वाई में चेंज है, मतलब दर्पण की ऊंचाई है 6 मीटर। ओके। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि यदि ऑरिजिन पे एक ऑब्जेक्ट है 0 0 पे, तो बताइए कि सबसे कम ऊंचाई का आदमी कितना होगा जो इस इमेज को देख पाएगा। और पूछा जा रहा है बताइए कि सबसे अधिक ऊंचाई का आदमी कितना होगा जो इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, ऑब्जेक्ट से बनी इमेज को देख पाएगा। ओके, तो पॉज करके वीडियो को देख ले। ओके, चलिए अब फिर से क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, एक बार इस बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे, अब पुनः एक बार इस छोटे वाले ट्रायंगल में जाएंगे। तो ट्रायंगल का जरा नाम दे देते हैं, ये तो आई है, इसका नाम ओ है, चलिए ओ है मान लेते हैं ओरिजिन ओ, और इसका नाम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं बी। अब क्या करो आप, एक बार छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं, एक बार बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे। तो हम बड़े वाले ट्रायंगल को पहले बनाते हैं, ए नीचे ओ और यहाँ पे आई। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे देखिए इसका भी नाम दे देते हैं ए बी, इसका नाम दे दीजिए सी, इसका नाम दे दीजिए डी, सी और डी। अब देखो जरा यह मैक्सिमम ऊंचाई कितना है, ए से ओ तक को हमने माना है एच मैक्सिमम, सही है। बीच वाली ऊंचाई देखिए कितना है, तो देखो वाई कोऑर्डिनेट कितना है 8, यानी कि यह ऊंचाई कितना है सी से डी का 8 मीटर, तो यहाँ पे कितना मीटर लिखेंगे 8 मीटर, सही है। अब चलते हैं नीचे की तरफ, देखिए ओ से डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 4 मीटर, और डी से आई के बीच का डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, तो यह भी 4 मीटर और यह भी 4 मीटर। फिर से आप देख रहे हो एंगल सेम, यह भी 90 यह भी 90, तो यह एंगल और यह एंगल आपस में इक्वल होगी। इसका मतलब यह छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है। जब सिमिलर ट्रायंगल होती है तो साइड का रेशियो सेम होता है, तो हम कह सकते हैं क्या एच मैक्सिमम, ए वाली हाइट इसके सामने है 8 मीटर। इधर आइए, बड़े वाले ट्रायंगल तो छोटे वाले ट्रायंगल, फिर बड़े वाले ट्रायंगल का देखिए 4 और 4 8 मीटर, छोटे वाले ट्रायंगल का देखिए 4 मीटर। अब 4 से कैंसिल, यहां से हमको क्या मिला एच मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम ऊंचाई आदमी का 8 × 2 यानी कि 16 मीटर। इसका मतलब कि यदि 16 मीटर से ज्यादा हाइट का पर्सन होगा, यदि किसी पर्सन की ऊंचाई 17 मीटर हो या 16 से कुछ भी ज्यादा हो, वो कभी भी इस इमेज को देख नहीं पाएगा। अब हमें निकालना है कि सबसे कम ऊंचाई का कितना हाइट का आदमी होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। तो फिर से इस छोटे वाले ट्रायंगल में चलेंगे, तो देखिए छोटे वाले ट्रायंगल को बनाते हैं बी ओ आई, और ये लाइन देखिए यहां से यहां का लाइन, इस बीच वाले को नाम दे दीजिए ई, तो ई और टी। अब जरा सा सभी को वैल्यू देख लेते हैं कितना है, इस वाले का तो नाम दिया गया एच मिनिमम। ओके, अब यहां पे चलते हैं ई से बी, तो देखिए तो वाई कोऑर्डिनेट कितना है 2 मीटर, तो वाई कोऑर्डिनेट है 2 मीटर, तो ये होगी आपकी 2 मीटर। चलिए यहां से देखिए डी से आई का डिस्टेंस 4 मीटर और ओ से डी का डिस्टेंस फिर से कितना मीटर 4 मीटर। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब फिर से आप देख पाओगे ए एंगल दोनों में कॉमन है, यह भी 90 डिग्री और यह भी 90 डिग्री, इसका मतलब यह भी कोण और यह भी कोण आपस में बराबर होगी। जब बराबर होगी इसका मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाले ट्रायंगल दोनों सिमिलर है। एक कहाँ का मैथ है 10th क्लास का मैथ है। अब क्या करेंगे, जब दोनों सिमिलर है इसका मतलब साइड का रेशियो सेम होना चाहिए, तो हम करेंगे एच मिनिमम, एच मिनिमम इसके साइड कितना है 2 इज इक्वल्स टू, यह देखिए बड़ी वाली डिस्टेंस 8 और छोटी वाली डिस्टेंस 4 और ये कैंसिल हो गया 2, तो यहाँ से एच मिनिमम का वैल्यू कितना आया 2 × 2 यानी कि 4
मीटर। यानी हमें क्या पता चल चुका है कि यदि इस तरह से मिरर रखा हो, ऑब्जेक्ट यहाँ हो, तो सबसे कम ऊंचाई का जो आदमी होना चाहिए वो 4 मीटर का होना चाहिए और सबसे अधिक ऊंचाई का आदमी होना चाहिए वो 16 मीटर का होना चाहिए। यदि 4 मीटर से कम है तो भी नहीं देख पाएगा और 16 मीटर से ज्यादा है तो भी नहीं देख पाएगा। चलिए यहाँ से एक चीज और आपसे हम पूछ सकते हैं कि बताइए फील्ड ऑफ व्यू कितना हुआ। फील्ड ऑफ व्यू मतलब कितनी लंबाई तक देख पाएगा, तो अधिक से अधिक 16 और कम से कम 4, तो बचा कितना 12। तो यहाँ से एक और रिजल्ट हमें पता चल चुका है कि फील्ड ऑफ व्यू इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 20 मीटर। यहाँ से 3 रिजल्ट सीखे, सबसे कम ऊंचाई का आदमी, सबसे अधिक ऊंचाई का आदमी और फील्ड ऑफ व्यू कितने दूर तक देख पाएगा, तो यही तो देख पाएगा और ये कितना हो 12 मीटर। ओके, तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा और प्रॉब्लम है फील्ड ऑफ व्यू का, उसे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। चलिए एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं लास्ट, जो कि आपके किस पे है, तो आपके फील्ड ऑफ व्यू के कॉन्सेप्ट पे है। ओके, चलिए एक क्वेश्चन था, हाँ देखिए कभी कभी 2 मिरर वाला क्वेश्चन चला आता है। मानते हैं कि इसकी हाइट L है और इसकी भी हाइट L है और एक ऑब्जेक्ट है जो इसके बीच में कहीं पे भी रखा हुआ है, O है ऑब्जेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए आपसे यह पूछा जा रहा है कि कितना टाइम तक, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द टाइम for which the image of the object is visible। यानी आपसे यह पूछा जा रहा है कि बताइए कितने समय तक किसी भी ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज इस दोनों दर्पण में दिख पाएगा। एक चीज और है, आपसे अभी बता दिया जाएगा आपको कि कितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है। तो देखिए आपने देखा कि L और L मीटर का ही है, थोड़ा सा ऐसे करते हैं, एक इंसिडेंट रे भेज देते हैं इस पे, एक इंसिडेंट रे इस पे, एक इंसिडेंट रे यहाँ और एक इंसिडेंट रे यहाँ। आपको पता है यह रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, यह रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, उसी तरह से यह रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी और यह रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी। अब आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ कर लो। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि यदि h मीटर की हाइट की कोई मिरर होगी तो उसका फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा 3h। तो यहाँ पे कितना है L मीटर, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा 3L। कोई दिक्कत? उसी तरह से यहाँ भी देख सकते हो कि फिर से L मीटर की क्या है आपकी मिरर है, तो इसका फील्ड ऑफ व्यू कितना होगा, तो यहाँ L है तो फील्ड ऑफ व्यू का वैल्यू कितना होगा 3L मीटर। तो यह हो गई 3L मीटर। अब देखो तो आपसे पूछा जा रहा है कितने समय तक। अच्छा एक चीज और दिया रहेगा क्वेश्चन में, क्योंकि टाइम चाहिए ना, तो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो हम निकालेंगे फील्ड ऑफ व्यू और आपको एक वेलोसिटी दी हुई रहेगी। तो मान लेते हैं कि इफ वेलोसिटी इज v मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी दिया हुआ है और आपसे यह पूछा जा रहा है कि यदि इस लाइन पे कोई पर्सन है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो बताइए कितने समय तक वह अपनी इमेज को देख पाएगा। बस कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अगर L है तो 3L, L है तो 3L। बताइए अब जरा से तुम सोचो कि इस लाइन पर कोई दौड़ना शुरू करता है, नीचे से दौड़ना शुरू करता है। अब देखिए कहां तक दिखेगा, अगर ये इस लाइन के नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ से यहाँ मतलब 3L मीटर तक दिखा, फिर बीच में नहीं दिखेगा, फिर कितना 3L मतलब 3L प्लस 3L मतलब 6L मीटर तक दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा। यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है 3L प्लस 3L इज इक्वल्स टू 6 है। डिस्टेंस हो गया क्लियर। वेलोसिटी हमको पता है कितना v मीटर पर सेकेंड। आपको टाइम कैसे निकालना है, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी यानी 6L बाय v। इतने ही समय तक अगर इस लाइन पे हम मूव करें, दौड़े, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमें इस दोनों दर्पण में दिख पाएगी।
तो ओके, इस प्रॉब्लम को आप अगर अच्छे से समझ गए हो, ऐसा करना वीडियो को पॉज करके फिर से समझना है। सारा क्वेश्चन मतलब कर सकते हो कि सारा कॉन्सेप्ट हमने पीछे वाले प्रॉब्लम का यूज किया है, वहां पे भी यही था, H तो 3H, H तो 3H आपको पता करना था। देखो एक चीज और है, हमने क्या किया है, इस लाइट के क्वेश्चन को हमने टच किया है किससे, मैकेनिक्स से, फर्स्ट वाले चैप्टर में लिए गए और वहां से आपसे टाइम निकालने को पूछा गया है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे देते हैं, वो कीजिएगा, उसका डिस्कशन हम अगले क्लास में करेंगे क्योंकि टाइम हो चुकी है। देखिए एक आदमी है, उसकी आई यहां है, लेग यहां है और हेड है, मानते हैं हेड। अच्छा, अगर यहां से यहां की ऊंचाई है 150 मीटर मानते हैं और यहां से यहां की ऊंचाई है 50 मीटर और आपसे पूछा जा रहा है कि इसके सामने एक समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि बताइए कितनी ऊंचाई पर एक छेद किया जाए, होल किया जाए, ताकि यह पर्सन अपने हेड को नहीं देख पाए। आपको ये तो कॉन्सेप्ट पता है कि अगर यह H है, यह मानते हैं कि ये वाली कॉन्सेप्ट पता है कि H बराबर कैपिटल H/2 फुल इमेज देखने के लिए, बट हम चाहते हैं कि नहीं, हमें ऐसा करना है कि हमारा हेड नहीं दिखना चाहिए, सर नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए इस कितने ऊंचाई के दर्पण की आवश्यकता, या सिंपली कर सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर छेद कर दिया जाए ताकि हम अपना हेड इस दर्पण में ना देख पाए। ओके, इस पे आप सोचिएगा, फिर हम अगले क्लासेस में इसका डिस्कशन करेंगे। ओके, देखिए धीरे धीरे हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम की तरफ चले जा रहे हैं और जाना भी चाहिए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट ही आपको बिल्डअप करने के बाद एक फील आएगा अंदर से कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और धीरे धीरे आपका अच्छे टाइप के प्रॉब्लम जब देखोगे आप कर सकते हो कि IIT JEE में जो क्वेश्चन आए हुए हैं और HC वर्मा के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, वो आपको फील होने लगे कि अच्छा इस क्वेश्चन में यह किया जा सकता है। और बस आपसे बस यही हम कहेंगे कि आप वीडियो में कंटिन्यू रहें और पेपर पेन पेपर के साथ पढ़ें। जहां भी डाउट होती है बैक जाकर फिर से समझे, फिर से देखें, और एक्स्ट्रा डाउट होती है तो फिर आप या तो व्हाट्सएप ग्रुप में या जो भी आपका मीडियम बताया गया वहां से कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर क्लासेस में हम लोगों से पूछ सकते हो। अच्छा, एक चीज और है, अगर आपको ये सारी चीजें अच्छी लग रही तो बस लोगों को शेयर कीजिए, उन्हें बताइए ताकि वह भी ऐसी चीजें जान पाए। और ठीक है, लाइक भी अगर अच्छा लगता है आपको, मतलब आपको अच्छा लगता है तो बस आप उसे लाइक कर सकते हो और लोगों को बता सकते हैं। चलिए ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लासेस में फिर मिलेंगे।